हेलो बच्चों, कैसे हो। आज एक नए लेक्चर के साथ हम लोग आए हैं। टॉपिक नया, लेक्चर नया। शुरुआत कर रहे हैं आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स की। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एटम के बारे में बात की थी। क्या था एटम, हमने पढ़ा। दुनिया में हर चीज़ एटम से बनी हुई है, हमने ये जाना। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कैसे करते हैं, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जा सकते हैं, तो कौन से इलेक्ट्रॉन आ जा सकते हैं, हमने ये समझा। हमने स्पेक्ट्रम में रेखाओं के बारे में बात की, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड के बारे में। हमने इलेक्ट्रॉनों के लिए जो आयनन विभव, उत्तेजन विभव, इनके बारे में बात करी। हमने एटम के जो मॉडल हैं, बोर के मॉडल, थॉमसन, रदरफोर्ड, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये सब पढ़ा। एक बहुत बेसिक जो सेंट्रल पोर्शन की बात हमने की थी वहाँ पर, नाभिक, इसको हमने नाम ही दिया था सिर्फ, जिसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। तो हम लोग उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ पाए थे। इस चैप्टर के अंदर हम लोग उसी चीज़ को कंसिडर करने वाले हैं। फिर फिजिक्स की ब्रांच है। इस ब्रांच के अंदर अपन मुख्य रूप से दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक तो नाभिक और नाभिक की रिएक्शंस के बारे में, पहला पोर्शन नाभिक, नाभिक रिएक्शन, और दूसरा पोर्शन होगा नाभिक का गुण, रेडियो एक्टिविटी। तो दो बातें हम यहाँ पढ़ेंगे। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की मतलब फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या बातें करेंगे। पहला, नाभिक एवं नाभिकीय अभिक्रियाएं, नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, फिशन और फ्यूजन, दो तरह की रिएक्शन, उनके बारे में बात करने वाले हैं। और दूसरा पोर्शन हम जो पढ़ने वाले हैं वो है नाभिक का एक गुण, नाभिक का एक गुण। उस गुण का नाम है रेडियो एक्टिविता, रेडियो एक्टिविता, इसको बोलते हैं रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी। तो फिजिक्स की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत अपन नाभिक, नाभिक अभिक्रियाओं के बारे में बातें करेंगे और रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। ये ब्रांच जो है, इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय भौतिकी। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं। कॉमा नाभिकीय भौतिकी कहलाता है। ओके, ये परिभाषा हो गई जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी। अच्छा, नाभिक क्या होता है। न्यूक्लियस की, इसके बारे में बात की जाए। देखो, न्यूक्लियस एटम का सेंट्रल पोर्शन होता है, पहली बात। और इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने, दूसरी बात। तीसरी बात, न्यूक्लियस जो होता है उसकी साइज एटम के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा कम होती है। तो एटम की साइज को हम लोग एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, 10⁻⁻10 मीटर के अंदर। तो नाभिक की साइज को हम लोग फर्मी के अंदर मेजर करते हैं, 10⁻⁻15 मीटर के अंदर। ओके, कितना फर्क हो गया, लगभग 10⁵ का फर्क हो गया। 10⁵ मतलब 1,00,000 गुना छोटा होता है। अब ये समझ लो, ये रूम एटम है, तो जो सुई की नोक होती है ना, उस नोक के बराबर जो पोर्शन सेंटर पे रखा हुआ है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ये उसका रेशियो अपन जो बात करते हैं वो 10⁵ या 1,00,000 गुना छोटा होने का मतलब हो गया कि रूम एक एटम हुआ
और एक सुई की नोक जो हम मान रहे हैं, नोक पिन की नोक जो होती है, उस पिन की नोक को हम लोग एटम का न्यूक्लियस मानेंगे। न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है और ख़ास बात यह है कि सारे एटम का सारा मास, पूरे एटम का सारा मास उस सेंट्रल पोर्शन न्यूक्लियस के अंदर होता है और एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज रखता है। क्या बोले हम लोग? तो परमाणु का वह केंद्रीय भाग, सेंट्रल पोर्शन ऑफ एटम, जिसमें संपूर्ण परमाणु का द्रव्यमान मतलब मास एवं धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज एकत्रित रहता है। नाभिक कहलाता है। आगे बात समझो। तो न्यूक्लियस की परिभाषा ये हुई। तो आगे बात करेंगे। अच्छा, नाभिक के बारे में आप क्या क्या जानते हो, इसके बारे में बात करें। नाभिक परमाणु का केंद्रीय भाग हो गया, उसका धनावेश, आइए बात करते हैं वापस आगे। हम लोग नाभिक के बारे में क्या क्या जानते हैं। इसकी खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। पता है हमको? अच्छा, नाभिकीय कण कौन से होते हैं? मतलब नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? पहला तो है प्रोटॉन, दूसरा है इसके अंदर न्यूट्रॉन। दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, इन्हें नाभिक कण बोलते हैं। अच्छा, प्रोटॉन संख्या कैसे लिखते हैं? Z से, और न्यूट्रॉन संख्या को N से। अच्छा, द्रव्यमान संख्या जो होती है इसको अपन A बोलते हैं, वो इन दोनों का सम होता है, Z प्लस N। मतलब नाभिक में कितने कण हैं उनको जोड़ो तो बन जाता है A, मतलब द्रव्यमान संख्या। ये परमाणु क्रमांक है, इसमें परमाणु क्रमांक बोलते हैं Z को। Z क्या होता है हमारा? परमाणु क्रमांक, जिसको अपन प्रोटॉनों की संख्या से गिनते हैं। ठीक है, अगर मुझे न्यूट्रॉनों की संख्या चाहिए मुझे N चाहिए, तुम Z को उधर भेजना, A माइनस Z। ठीक है, आगे बात करें। आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैंने बताई आपको पहले भी, न्यूट्रॉनों का आवेश कितना होता है? चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन 0। प्रोटॉनों का आवेश, चार्ज प्रोटॉनों के लिए बात करें, प्रोटॉन +1 लिखा जाता है, प्लस का E मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। हम बात कर सकते हैं न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। और प्रोटॉन के मास की बात करें तो कितना बताया था आपको? 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg।
इनके मास के बारे में अपन बात कर चुके हैं। देखिए, मुझे अगर पूछे नाभिक का आवेश कितना, नाभिक का आवेश बताओ, मतलब चार्ज ऑफ न्यूक्लियस पूछे, चार्ज ऑफ नाभिक आपको पूछा जाए तो देखो क्या होता है। ये है एटम, एटम का सेंट्रल पोर्शन न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, और इसमें होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इन दोनों को बोलते हैं नाभिकीय कण, मतलब न्यूक्लियॉन्स मतलब नाभिकीय कण, नाभिकीय कणों को ही बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर रखी है इसके बारे में। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में मैक्सिमम 18 हो सकते हैं। हमने कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिखा दिए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, हम बात क्या करने वाले, हम न्यूक्लियस की बात करने वाले, हमारा क्वेश्चन आज ये है। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। हमको पूछा है नाभिक का चार्ज बताओ, तो हम लोग इन दोनों पार्टिकल का टोटल चार्ज निकाल दें। न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है, 0। कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज इनका 0 होता है। अब प्रोटॉन का चार्ज, एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, +e। तो प्रोटॉन होते कितने हैं, ये Z, परमाणु क्रमांक Z ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो प्रोटॉन को अपन Z से लिखते हैं संख्याओं को। तो एक प्रोटॉन का चार्ज होता है +e, तो Z प्रोटॉनों का चार्ज कितना हो गया, प्लस का Z। चार्ज समझ में कुछ आया समझ में। एक प्रोटॉन का चार्ज +e, कितने प्रोटॉन है किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, Z। टोटल चार्ज कितना हो गया, प्लस का Z। एक का चार्ज +e, Z का चार्ज +Z। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल है जैसे आपको दिया सोडियम, या आप लिख लीजिए कार्बन 6 बार, 6-14 एग्जांपल ले लीजिए। अच्छा, प्रोटॉनों की संख्या मतलब Z कितना होगा, 6, और यही होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सही। और न्यूट्रॉनों की संख्या तो n चाहिए आपको, तो a - Z मतलब 14 - 6 8। अब मुझे पूछे चार्ज ऑफ न्यूक्लियस कितना है, तो लूंगा प्लस का ZE, मतलब प्लस Z कितना है, 6, E मतलब 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपको चार्ज मिल जाएगा। तो हमने न्यूक्लियस के बारे में जो बेसिक चीज थी वो भी पढ़ी, इसे भी आप नोट करें एग्जाम्पल लेकर के। हो गया, तो हम 3 ऐसी बेसिक टर्म्स के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हमको पूरे चैप्टर में बात करनी पड़ेगी। देखो, हमारे टर्म्स जो है कौन कौन सी है, एक नोट बना कर लिखो। N, N0, Dn। तीन चीजें पढ़ने वाले, N0, Dn और N। अगर सपोज करो मैंने कोई रेडियोएक्टिव मटेरियल लिया या कोई मटेरियल लिया, उसके अंदर 500 एटम इनिशियली थे। कितने एटम लिए मैंने, 500 एटम ले लिए। तो इनिशियल नंबर्स ऑफ एटम कितने हैं, मतलब प्रारंभिक परमाणु की संख्या कितनी है, उसे बोलते हैं अपन या मूल परमाणु की संख्या।
या जनक परमाणु की संख्या, ठीक है। तो पहला हो गया मूल कितने परमाणु थे, कितने दिए आपने, वो तो हो गया आपका N0, उसको आप बोलोगे N0। अब मान लो इसमें से टूट गए 20, टूट गए, उनको बोलते हैं अपन विघटित हो गए। टूट गए मतलब विघटित हो गए। तो विघटित परमाणुओं की संख्या या क्षयित परमाणुओं की संख्या या टूट चुके परमाणुओं की संख्या, ये हो गया आपका डीएन। कितने टूट गए, हो गया आपका डीएन। बचे कितने, 480, 500 एटम थे, 20 टूट गए, 480 बचे। तो ये है आपका N0, ये आपका डीएन, ये आपका N। क्या हुआ, N को बोलते हैं शेष बचे, शेष बचे परमाणुओं की संख्या, ये इसको बोल सकते हैं अपन सक्रिय परमाणु की संख्या, अभी तक टूटे नहीं है, सक्रिय परमाणुओं की संख्या, नंबर्स ऑफ एक्टिव एटम्स, या अविघटित परमाणुओं की संख्या, अविघटित परमाणुओं की संख्या। 3 तरीके से इसको बोला जा सकता है। क्या समझ में आया? अगर हमने किसी भी मटेरियल के 1000 एटम लिए इनिशियल का मतलब जब हमने टाइम को सेट कर दिया, 0 सेट कर दिया, टाइम जब 0 है, जहां हमने कैलकुलेशन शुरू की है, उस समय जो एटम्स होते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल नंबर्स ऑफ एटम M0, उसको अपन 1000 बोल रहे हैं। टाइम के साथ वो डिसइंटीग्रेट हुआ, टूटा, कुछ हुआ, हट गए वहां से परमाणु, मान लो 20 परमाणु वहां से हट गए, 100 हट गए, वहां से 1000 थे 100 हट गए, बचे कितने, 900। तो 1000 क्या हो गया, N0। 100 निकल गए, डिसइंटीग्रेट हो गए, टूट गए, क्षय हो गए, उनका लॉस हो गया, तो डीएन कितना हो गया, 100। शेष कितने बचे, 900। तो एन क्या हो गया, 900। वो भी एक्टिव है, आने वाले टाइम में टूटेंगे, क्षयित होंगे, विघटित होंगे, जो अभी तक अविघटित हैं, अभी एक्टिव हैं, सक्रिय, तो बोलते हैं सक्रिय परमाणु की संख्या, शेष बचे या अविघटित परमाणु की संख्या। जो टूट चुके वो क्या हो गए, डीएन। प्रारंभ में कितने लिए थे, N0, जो बचे वो कितने हो गए, N। इक्वेशन बना इसकी, एग्जाम देता, इक्वेशन बना दे, इक्वेशन बनाते हैं, N0 इज इक्वल टू N प्लस डीएन, सही है। 500 लिए थे, 480 बचे, क्योंकि 20 टूट गए, एग्जाम्पल के लिए इक्वेशन। तो कितने बचे भाई, लिए कितने थे, कितने टूट गए, सब्ट्रैक्ट करो। एक रिएक्शन बना दी। तो 3 चीजें पता होनी चाहिए, आगे का चैप्टर इनको लेकर के ही बात की जाएगी। तो जब ये बातें पता होगी, कितने एटम लिए, इनिशियली कितने थे तो आप बोला N0, इतने टूट गए तो आप बोलोगे Dn, और कितने बचे हैं तो बोलोगे N। क्लियर बात, नोट करो इसे, आराम से इसको नोट करें, कर लिया, पॉज करके नोट कर लिया। तो हम शुरू करते हैं रेडियो एक्टिविटी। हम शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर का एक पोर्शन, रेडियो एक्टिविटी। तो हमारा टॉपिक शुरू होता है रेडियो एक्टिविटी। जिसको अपन बोलते हैं रेडियो एक्टिवता। या रेडियो सक्रियता।
या रेडियोधर्मिता। एक ही बात है सारे। हमारा पहला पोर्शन इस चैप्टर का जो है, तो आवर्त सारणी में 83 के बाद के जितने भी तत्व हैं सारे अस्थायी तत्व हैं, ठीक है। और वो अस्थायी तत्व क्या करेंगे, अपने स्थायित्व को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और स्थायित्व बढ़ाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको 3 काम करने पड़ते हैं। पहला काम, उनका नाभिक स्वतः विघटित होता है। दूसरा, उनका नाभिक दूसरे नाभिक में रूपांतरित होता है। तीसरा काम, उनके नाभिक से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल बाहर निकलते हैं। या तो अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा, गामा दोनों के साथ ही निकलते हैं। समझ में आ रही बात? ये जो प्रॉपर्टी है कि स्थायित्व बढ़ाने के लिए 3 काम करना, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेडियो एक्टिवता। ये नाभिक की प्रॉपर्टी है। नाभिक भी कौन से, अस्थायी तत्वों के नाभिक हैं, उनकी प्रॉपर्टी। स्थायी तत्वों के नाभिक से कोई लेन देना नहीं है। जो अस्थायी तत्व होते हैं उनका नाभिक ही ये 3 काम करता है। तो एक्चुअली ये तत्व जो है वो कहलाएंगे रेडियो एक्टिव तत्व। और ये गुण जो है स्थायित्व बढ़ाने के लिए 3 काम करना, स्वतः विघटित होना, दूसरे नाभिक में रूपांतरित होना और अपने नाभिक से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स को बाहर निकाल देना। ये गुण कहलाता है रेडियो एक्टिवता। और जो ये गुण रखेंगे उसे बोलेंगे हम रेडियो एक्टिव तत्व। कुछ क्लियर हो रहा हो जाएगा। 82 के बाद के सारे तत्व, 83 के बाद के सारे तत्व कैसे होते हैं, रेडियो तत्व होते हैं। उनको स्थायित्व बढ़ाना है तो 3 काम करना पड़ेगा। स्वतः विघटित होंगे उसके नाभिक से अल्फा बीटा गामा बाहर निकलेंगे, उसका नाभिक दूसरे नाभिक में कन्वर्ट होगा। ये गुण जो है गुण कहलाता है रेडियो एक्टिवता और पदार्थ कहलाते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। क्लियर? अच्छा, मैं बोलता हूं X एक रेडियो एक्टिव तत्व है, तो आप इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? आप ये दोगे पहले इंफॉर्मेशन, भाई X एक रेडियो एक्टिव तत्व, इसका मतलब क्या है, वो अस्थायी तत्व है और आवर्त सारणी में कहीं पीछे कहीं आ रहा होगा। पहले इंफॉर्मेशन ये मिलती है। दूसरा, वो अस्थायी तत्व है तो उसका स्थायित्व बढ़ाने के लिए वो प्रयास करेगा, वो ट्राई करेगा। क्या ट्राई करेगा? उसका नाभिक स्वतः विघटित हो रहा होगा, हर समय हो रहा होगा, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा, उसका नाभिक दूसरे नाभिक में कन्वर्ट हो रहा होगा। और तीसरा, उसके नाभिक से अल्फा बीटा गामा बाहर निकल। ये 3 इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। हम कहते हैं X एक रेडियो तत्व है। हम ये बोलेंगे कि X जो है वो अस्थायी तत्व है, उसका नाभिक स्वतः विघटित हो रहा है, उसके नाभिक से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं, उसके नाभिक से नाभिक का दूसरे नाभिक में कन्वर्जन हो रहा है। क्लियर हो रही बात? हम रेडियो एक्टिवता के बारे में बात करने वाले हैं। तो परिभाषा लिखे हम इसकी, भाई अस्थायी तत्वों का वह नाभिकीय गुण अस्थायी तत्वों का वह नाभिकीय गुण जिसके कारण वे नंबर 1 स्वतः विघटित होते हैं, नंबर 2 दूसरे नाभिक में रूपांतरित होते हैं, और तीसरा अपने नाभिक से अल्फा बीटा गामा कणों का उत्सर्जन करते हैं। ऐसे तत्व कहलाते हैं रेडियोएक्टिव तत्व। और नाभिक का जो ये गुण है वो गुण कहलाता है रेडियोएक्टिवता। और वही हमको पढ़ना है जो हमारा हेडिंग है। एग्जाम्पल आपने सुने होंगे, यूरेनियम, पोलेनियम, थोरियम,
बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने आवर्त सारणी में हैं। कुछ बातें आप ध्यान रखिएगा। आवर्त सारणी में तिरासी या बिस्मिथ ऐसा लिखा था, बिस्मिथ 83 के बाद के सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व हैं। रेडियो एक्टिवता अस्थायी तत्वों का एक नाभिकीय गुण है। नाभिकीय गुण क्यों? देखो, उसका नाभिक स्वतः विकसित हुआ, नाभिक रूपांतरित हुआ, नाभिक से अल्फा पार्टिकल बाहर निकले। देखो, रिएक्शन दो तरह की होती है। एक होती है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया है, जो आप पढ़ते आए हो आज तक। जितनी भी रिएक्शन है पढ़ी आपने सारी एटॉम के इलेक्ट्रॉनों से संबंधित थी, सारी रासायनिक अभिक्रियाएं थी, एटॉमिक केमिकल रिएक्शंस थी एटॉम की। और अब जो हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, जो हम आगे बात करेंगे, वो होगी न्यूक्लियर रिएक्शंस, जो एकदम सेपरेट है केमिकल रिएक्शनों से। उनसे इलेक्ट्रॉनों का इनका कोई लेन देना नहीं होता, ये बिल्कुल सेपरेट रिएक्शन है। इसमें सिर्फ न्यूक्लियर जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है, न्यूक्लियस ही इसके अंदर भाग लेता है, इसका किसी से और लेन देना नहीं। तो किसका गुण हुआ? नाभिकीय गुण हुआ। किस तत्व का? अस्थायी तत्व का। तो केवल अस्थायी तत्व में ये पॉइंट ये गुण देखा जाता है, और नाभिक इसको ऑपरेट करता है, नाभिक इसके अंदर एक्टिव रहता है, इसके अंदर अपन इलेक्ट्रॉनों की बातें नहीं करते हैं। जैसे हमने एक बात की, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे X एक तत्व था, ये रेडियोएक्टिव तत्व है, एलिमेंट है। देखो, कुछ भी नहीं हुआ, हमने ना इसके ऊपर किसी की रिएक्शन करवाई, ना अपने टेम्परेचर दिया, ना प्रेशर दिया, कुछ नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं दी मैंने, कोई इसकी हेल्प नहीं की, अपना आप डिसइंटीग्रेट हुआ और अल्फा या बीटा प्लस गामा पार्टिकल बाहर निकलेगा। अल्फा बीटा में से दोनों एक में से एक निकलता है, दोनों साथ नहीं निकलते, कोई एक निकलेगा। लेकिन इसके साथ भी गामा निकलेगा, इसके साथ भी गामा निकलेगा, अल्फा बीटा दोनों से जो भी निकलेगा, गामा साथ निकलता है, तो ये पार्टिकल। तो देखो, ये क्या हो गया? नया नाभिक। क्या स्वतः विकसित हुआ? बिल्कुल, अपने आप विकसित हुआ है, किसी की जरूरत नहीं पड़ी आपको। दूसरे नाभिक में कन्वर्ट हुआ, हाँ, एक्स वाई में कन्वर्ट हो गया। क्या अपने नाभिक से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल बाहर निकाले? हाँ, निकाल दिए। तो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल बाहर निकले हैं। ये रिएक्शन को देख करके हम लोग इसकी डेफिनेशन को समझ सकते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ थोड़ा सा? कोई तकलीफ? चलो, 82 के बाद 83 के बाद के सारे तत्व रेडियो तत्व हो गए। ये अस्थायित्वता का बोध करवाता है कि बात लिखते हैं हम लोग, रेडियो एक्टिवता किसी तत्व के अस्थायित्वता का बोध करवाता है। अगर मैं कहता हूं X एक रेडियोएक्टिव तत्व है, इसका मतलब आप क्या समझोगे? X अस्थायी है। मैं कहता हूं P एक रेडियोएक्टिव तत्व है, तो आप क्या समझोगे कि P अस्थायित्व का गुण रखता है, वो अस्थायी है। और स्थायित्व बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करेगा? तीन काम करेगा। इसी गुण को बोलते हैं रेडियोएक्टिव। ये जो गुण है, स्वतः टूटना, दूसरे नाभिक में रूपांतरित होना, नाभिक से अल्फा बीटा गामा को बाहर निकालना, ये गुण कहलाता है रेडियोएक्टिवता। और जो तत्व होते हैं, तत्व कहलाते हैं रेडियोएक्टिव तत्व। ये सारे यूरेनियम एग्जाम्पल जो लेते हैं ना, यूरेनियम, पोलेनियम, सोडियम, ये सब सारे जो तत्व हैं सारे, ये आपके रेडियो तत्व।
उतारें इसको आप। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी क्या होती है, रदरफोर्ड सोडिस लॉ क्या है, डीके कांस्टेंट क्या होता है, क्षयांक लैम्डा। हम लोग बात करेंगे अर्धायुकाल औसतायुकाल की। हम उसके बाद बात करने वाले हैं एक वक्र की जिसको हम बोलते हैं डीके कर्व, क्षय वक्र। तो हम लोग एक सीरीज में चलने वाले हैं, बहुत बेसिक सीरीज के अंदर। और उस सीरीज को समझने के लिए हमको लॉग के कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, लॉग के कुछ फॉर्मूले, लॉग के कुछ वैल्यूज पता होने चाहिए। तो अब हम लॉग के बारे में बात कर लें, थोड़ा सा लॉग के बारे में बेसिक पता कर लें, कुछ बेसिक टर्म्स जो हमको अगले लेक्चर के लिए जरूरत पड़ने वाली, उन नीड के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको लिखते हैं आप, फिर मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। और सब क्या उदाहरण लें, एक नोट और लिखते हैं आज का। इस नोट के बाद नोट है लॉग के कुछ फॉर्मूलों के लिए। देखिए, लॉग दो तरह के होते हैं, लॉग बेस ई और लॉग बेस 10। दो तरह के लॉग हमको काम में लेने पड़ते हैं फिजिक्स में, डेली लाइफ में। लॉग बेस ई को ln बोलते हैं और लॉग बेस 10 को लॉग बोलते हैं। ये अंडरस्टूड है। लॉग बेस 10 को लॉग बोला जाएगा, लॉग बेस ई को ln बोला जाता है। और दोनों में रिलेशन क्या है, log base e can be converted into log base 10। एग्जाम्पल देखो, इसमें मैं लिखता हूँ log a बेस e है। अगर मैं log a बेस 10 बनाना चाहूँगा तो we have to multiply with 2.303। हमको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो log base e को log base 10 में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये प्रॉपर्टी काम में लेनी पड़ेगी। जैसे अगर आपको कहे कि log 10 बेस e है, आपको log 10 बेस 10 में बदलना है इसको, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करिए। ओके, चलो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, log a मल्टीप्लाई बाई बी और log a बाई बी और log e रेज़ टू पावर b। तीन बातें कर लेते हैं, यहाँ पर अलग अलग पॉइंट बनाए। मल्टीप्लाई है तो एक लोग दो लोग में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आपने इसको अलग अलग किया। और अगर डिवीजन है तो log a और b अलग अलग हो जाएंगे, तो बीच में माइनस आता है। तो log a इंटू बी मतलब होता है log a प्लस log b। एक log दो लोग में कन्वर्ट हुआ तो बीच में प्लस आ गया। log a बाई b, log a log b दो अलग अलग log बन गए, लेकिन अगर डिवीजन है तो बीच में माइनस आएगा। और log a की पावर b का मतलब है b log a। ये तरीका है log को कन्वर्ट करने का। चलो, log के बारे में बहुत बेसिक चीज ध्यान रखना, लॉग कभी भी हटाना हो आपको तो आप एंटी लॉग लोगे या एक्सपोनेंशियल लोगे। ई लेते हैं आप लोग, ये भी मैक्स का एक फंक्शन है, ये भी मैक्स का एक फंक्शन है। सुना होगा ई की पावर एक्स लॉग एक्स, तो दोनों फंक्शन है लॉग और ई। तो लॉग हटाना है तो ई उन्हें, और ई को हटाना है तो लॉग में। एक दूसरे से हटते हैं, एंटी होते हैं एक दूसरे के। और एक बात और भी पता है आपको, डिफरेंशिएशन जो होता है वो भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन और अवकलन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, हमको पता है ये बात। चलो, लॉग के बारे में कुछ बातें और आप ध्यान रखना।
log 10 बेस 10 की वैल्यू होती है 1, log 100 बेस 10 की वैल्यू होती है 2, log 1000 बेस 10 पता भी कर सकते हैं आप इसको, लिखें log 10 लिखते हैं इसको, फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे देखो log a की पावर b का तो 3 आगे आ जाएगा, तो 3 आगे आ गया, log 10 बेस 10, और log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी b, इसलिए हम क्या लिखते हैं इसको 3 लिखते हैं, तो log 10 बेस 10 की वैल्यू 3 होती है, ये भी ध्यान रखना, log e बेस e ये भी 1 ही होगा, समझ रहे हैं आप लोग, log 10 बेस, तो इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, ये log के बारे में और बात ध्यान रखें, log की कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए बेस 10 में आपको, log 2 बेस 10, log 3 बेस 10, log 5 बेस 10, log 7 बेस 10, log 13 11 ले लें बेस 10 है ना, तो 5 लिखते हैं, log 2 बेस 10, log 3 बेस 10, log 5 बेस 10, log 7 बेस 10, log 11 बेस 10, log 13 बेस 10, log 17 बेस 10, इनकी वैल्यूज आप ध्यान रखना, 0.3010 0.48 के आसपास, 0.69 के आसपास होती है, 0.8 के आसपास होती है, 1.0 1.1 और 1.2 के आसपास इनकी वैल्यू होती है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, और ये जो बातें हमको पता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब आगे वाले टॉपिक इनसे जुड़े हुए होंगे, कभी मुझे लॉग हटाना है, आप क्या करोगे, एक्सपोनेंशियल ले लेना या एंटी लॉग ले लेना, और ई हटाना है तो क्या करोगे आप, लॉग ले लेना, ओके। आपको अवकलन हटाना है, आप क्या करोगे, समाकलन करोगे, समाकलन हटाना है, आप क्या करोगे, अवकलन करोगे, क्लियर हो रही बात, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप जहाँ मिस करोगे वहाँ गलती कर जाओगे। मुझे लॉग हटाना है, बताओ क्या करोगे आप, ई लोगे, मुझे ई हटाना है, एक्सपोनेंशियल हटाना है, मैं क्या करूंगा, लॉग लूंगा, लॉग बेस ई लेना, लॉग बेस ई को हटाने के लिए आप एक्सपोनेंशियल लेते हैं, और एक्सपोनेंशियल को हटाने के लिए लॉग बेस ई लेते हैं, क्लियर है मेरी बात। तो अवकलन हटाओगे तो क्या करोगे, समाकलन करोगे उसका, और समाकलन हटाना है क्या करोगे, अवकलन करोगे। लॉग के बेसिक फॉर्मूले हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 9 से पढ़ते आ रहे हैं, तो लॉग कोई हमारे लिए नया नहीं, एक अच्छा फंक्शन है जो हमने बार बार यूज़ किया है, आज हम उसको और अच्छा यूज़ करने वाले हैं। तो अगले लेक्चरों के अंदर हमको अब मैथमेटिकल पोर्शन के अंदर बात करनी पड़ेगी, सारी बातें कंसेप्चुअल होगी, मैथ्स को लेकर के चलेगी, उसके अंदर न्यूमेरिकल का पोर्शन बहुत अच्छा है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्टिविटी से बात शुरू करेंगे, क्या होती है सक्रियता, और फिर हम लोग आगे के नियमों के बारे में बात करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।